ढोल नगाड़ों की गूंज, तलवारों की टकराहट और फिजा में घुलती अजान की आवाज। हमारे हाथ जो स्रोत लगा है वो इसी माहौल से शुरू होता है। ये कहानी है दिल्ली की, एक ऐसे शहर की जिसने जब तक सत्ता का स्वाद चखा। आज हम इसी दिल्ली सल्तनत की दुनिया में उतर रहे हैं और इस स्क्रिप्ट को पढ़कर जो सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में आया वो ये है कि दिल्ली आखिर दिल्ली बनी कैसे? क्या वो सिर्फ ताकत के जोर पर बनी या फिर उसके पीछे बड़े बड़े विचार थे? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सवाल बहुत दिलचस्प है। एक तरफ तलवारों की खनक है, यानी ताकत, जंग और सियासत, और दूसरी तरफ इबादत की आवाजें, मतलब संस्कृति, धर्म, समाज। और ये दोनों आवाजें अलग अलग नहीं हैं, वो एक साथ गूंज रही थी। दिल्ली की पहचान शायद इसी टकराव और मेलजोल से बनी है। ये सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है, ये एक शहर की आत्मा के बनने की कहानी है। तो चलिए इस कहानी की पहली परत खोलते हैं। हमें सीधे 1206 में ले जाती है और कहती है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। अब ये बात मुझे हमेशा चौंकाती है। ऐबक एक गुलाम था। उस दौर के समाज में ये कैसे मुमकिन हुआ होगा कि एक गुलाम वो सुल्तान बनने का सपना देखे और उसे पूरा भी कर ले? लेकिन गुलाम वंश शब्द में ही इसका जवाब छिपा है। हमें ये समझना होगा कि उस दौर में गुलाम का मतलब वो नहीं था जो हम आज समझते हैं। ये तुर्कों की एक सैन्य परंपरा थी जिसे मामलूक सिस्टम कहते थे। इसमें होता यह था कि होनहार गुलामों को खरीदा जाता था, उन्हें सैनिक और प्रशासनिक ट्रेनिंग दी जाती थी और वो अपनी काबिलियत के दम पर बहुत ऊंचे ओहदों तक पहुंच सकते थे। तो ऐबक कोई अकेला उदाहरण नहीं था, बल्कि वो सिस्टम का सबसे कामयाब प्रोडक्ट था। वो एक गुलाम जरूर था, लेकिन एक ऐसा गुलाम जिसे सल्तनत चलाने के लिए ही तैयार किया गया था। अच्छा, तो ये एक तरह का मेरिट बेस्ड सिस्टम था जी, जहाँ आपकी पैदाइश से ज्यादा आपकी काबिलियत मायने रखती थी। ये तो बहुत आधुनिक सोच लगती है। कुछ मायनों में हाँ। और जब आप आज कुतुब मीनार को देखते हैं तो वो सिर्फ एक ऊंची इमारत नहीं है। वो ऐबक का दुनिया को ये बताने का तरीका था कि मैं जो एक गुलाम था अब यहाँ का सुल्तान हूँ। वो पत्थर और गारे से लिखा गया एक ऐलान था। इसकी सल्तनत की ये यात्रा गुलाम वंश से शुरू होकर खिलजी, तुगलक और लोधी वंश तक फैली। ये एक रिले रेस की तरह था, है ना, जहाँ हर वंश अपनी पहचान की एक परत दिल्ली पर चढ़ा कर जा रहा था। नहीं होती है, उसके लिए चाहिए होती है बेपनाह ताकत। एक ऐसे किरदार से मिलवाती है जो ताकत का दूसरा नाम है अलाउद्दीन खिलजी। स्क्रिप्ट में उसके लिए एक लाइन है जिसने मुझे सच में रोक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सत्ता को लोहे की मुट्ठी में कस लिया। ये सिर्फ लिखने का एक अंदाज नहीं है, इसमें एक ठंडक है, एक क्रूरता का एहसास है। ये लोहे की मुट्ठी असल जिंदगी में दिखती कैसी थी? स्क्रिप्ट जब उसकी कठोर नीतियों और बाजार पर नियंत्रण की बात करती है तो वो इसी लोहे की मुट्ठी के उदाहरण दे रही है। और ये नियंत्रण सिर्फ दाम तय करना नहीं था, इसका मतलब था जासूसों का एक ऐसा जाल जो ये देखता था कि कोई व्यापारी कम तो नहीं तौल रहा। और सजा, अगर कोई व्यापारी 100 ग्राम कम तौलता हुआ पकड़ा गया तो उसके शरीर से 100 ग्राम मांस काट लिया जाता था। ये है वो लोहे की मुट्ठी जिसका जिक्र स्रोत करता है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मतलब ये कोई आर्थिक नीति नहीं थी, ये तो सीधे सीधे खौफ का राज था। लेकिन फिर स्क्रिप्ट की अगली ही लाइन कहती है कि लेकिन दिल्ली को उसने ताकतवर बनाया। इस खौफ और ताकत के बीच क्या कनेक्शन था? ये आतंक फैलाकर वो दिल्ली को मजबूत कैसे कर रहा था? सीधा कनेक्शन था। बाजार पर इस क्रूर नियंत्रण से उसने महंगाई को काबू में रखा। इससे वो अपने सैनिकों को कम तनख्वाह पर रख सकता था और इस तरह एक बहुत बड़ी और स्थायी सेना खड़ी कर पाया। और इसी सेना के दम पर उसने मंगोलों के उन भयानक हमलों को रोका जिन्होंने उस दौर में मध्य एशिया से लेकर यूरोप तक तबाही मचा रखी थी। तो एक तरफ उसकी नीतियां दिल्ली के व्यापारियों के लिए जुल्म थीं, तो दूसरी तरफ वही नीतियां दिल्ली के आम नागरिकों के लिए मंगोलों से सुरक्षा की गारंटी भी थी। स्रोत हमें इस मुश्किल सवाल के साथ छोड़ देता है कि क्या एक राज्य की सुरक्षा उसके नागरिकों पर जुल्म करके ही हासिल की जा सकती है? अलाउद्दीन खिलजी की लोहे की मुट्ठी ने सल्तनत को तो मजबूत कर दिया, लेकिन हर चीज को ताकत से काबू करने का ये तरीका ये हमेशा काम नहीं करता। और स्क्रिप्ट हमें इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिखाती है अगले ही दौर में, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। उसके पास ताकत तो थी, पर उसके विचार जमीन से कहीं ज्यादा हवा में थे। स्क्रिप्ट उसे 2 शब्दों में बयां करती है, दूरदर्शी लेकिन जल्दबाज। ये दोनों बातें एक ही इंसान में होना किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। बिल्कुल, वो एक ऐसा शासक था जिसके दिमाग में कमाल के आइडियाज आते थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता था कि उन आइडियाज को जमीन पर कैसे उतारा जाए। हाँ, स्क्रिप्ट उसके 2 बड़े फैसलों का जिक्र करती है। पहला, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, और दूसरा, तांबे के सिक्के चलाना।
जब मैं तांबे के सिक्कों वाली बात पढ़ रहा था तो मुझे आज की क्रिप्टो करेंसी की याद आ गई। एक क्रांतिकारी विचार, लेकिन अगर लोगों का भरोसा ना हो तो पूरी तरह फेल। कमाल है कि इतिहास खुद को कैसे दोहराता है। आपका ये कनेक्शन बिल्कुल सही है। और सोचने वाली बात यह है कि तुगलक की असफलता सिर्फ उसकी जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि शायद उस दौर की तकनीक और समाज की भी एक सीमा थी। टोकन करेंसी का विचार, ये तो आज भी सरकारों के लिए सिरदर्द बन जाता है। तो सोचिए 700 साल पहले बिना प्रिंटिंग प्रेस, बिना आधुनिक बैंकिंग सिस्टम के इसे लागू करना कितना मुश्किल रहा होगा। घर घर में टकसालें खुल गई और लोगों ने जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। स्रोत हमें उसकी असफलता तो दिखाता है, पर उस असफलता के पीछे छिपे पूरे सिस्टम के फेलियर की तरफ भी इशारा करता है। उसके पास 21वीं सदी के अर्थशास्त्री का दिमाग था, लेकिन प्रशासन 14वीं सदी का था। यही उसकी त्रासदी थी। खड़ाते देखा। अब हम सल्तनत के अंतिम अध्याय पर पहुंचते हैं, जिसका जिक्र स्क्रिप्ट में लोधी वंश के साथ आता है। स्क्रिप्ट कहती है कि इसका अंत 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में हुआ, और अंत की जो वजह बताई गई है वो बहुत दमदार है। हाँ, स्क्रिप्ट की वो लाइन बहुत शक्तिशाली है। बाबर की तोपों ने दिल्ली सल्तनत की नींव हिला दी। ये एक बहुत ही नाटकीय छवि है जो एक युग के अंत को दिखाती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक हथियार की जीत नहीं थी, ये एक नई तकनीक की, एक नई सोच की जीत थी। मैं कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस मैदान में क्या हुआ होगा। एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना, जिसमें हाथी और घुड़सवार हैं जो सदियों से चले आ रहे युद्ध के नियमों के हिसाब से लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ बाबर की छोटी सी सेना, जिसके पास एक ऐसी चीज है जो गरजती है, आग उगलती है और दूर से ही सैनिकों के चीथड़े उड़ा देती है। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये उस समय के युद्ध के हर नियम का टूटना था। ये एक मनोवैज्ञानिक हार भी थी। ये छवि शक्तिशाली जरूर है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि स्रोत शायद कहानी को थोड़ा नाटकीय बना रहा है। इतिहासकारों का मानना है कि लोदी की हार के पीछे सिर्फ तोपें नहीं थीं, बल्कि उनकी अपनी आंतरिक कमजोरियां और बाबर की बेहतर युद्ध रणनीति भी थी। लोदी सल्तनत अंदर से खोखली हो रही थी। कई अफगान सरदार उससे नाराज थे और असल में उन्होंने ही बाबर को बुलाया था। तो बाबर की तोपें एक ऐसे दरवाजे पर गोला बरसा रही थीं जो पहले से ही कमजोर था। तोपें कहानी का एक अहम हिस्सा थीं, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं थी। और जैसा कि स्क्रिप्ट कहती है, ये सिर्फ एक सल्तनत का अंत नहीं था, ये एक नया अध्याय मुगलों का की शुरुआत थी। तो वापस अपने उसी सवाल पर आते हैं, दिल्ली आखिर दिल्ली बनी कैसे? इस पूरे सफर को देखने के बाद क्या लगता है, क्या वो खिलजी की ताकत से बनी या तुगलक के विचारों से? स्क्रिप्ट का अंत इस पर एक बहुत दिलचस्प नजरिया पेश करता है। वो कहता है कि दिल्ली सल्तनत सिर्फ एक साम्राज्य नहीं थी, इसका असर हमारी संस्कृति, राजनीति और समाज पर बहुत गहरा पड़ा है। हाँ, और ये असर आज भी जिंदा है। दिल्ली सल्तनत वो जमीन थी जिस पर बाद में मुगलों ने अपनी शानदार इमारत खड़ी की। सल्तनत काल में ही भाषा, संगीत, वास्तुकला, इन सब में नए नए प्रयोग हुए। सूफी संतों ने एक अलग तरह की धार्मिक सोच को बढ़ावा दिया। आज हम जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी दौर में हैं। सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन उसकी शुरू की गई चीजें आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। स्क्रिप्ट की आखिरी लाइन इस बात को बहुत खूबसूरती से कहती है। लगता है जैसे इतिहास की वो धड़कन अब भी जिंदा है। ये सच है। जब आप मेहरौली के उन पुराने खंडरों के बीच घूमते हैं या पुरानी दिल्ली की किसी गली से गुजरते हैं, तो आप सिर्फ एक शहर में नहीं घूम रहे होते, आप समय की कई परतों के बीच से गुजर रहे होते हैं। वो धड़कन, वो सच में महसूस होती है। बिल्कुल, वो इमारतें सिर्फ पत्थर नहीं है, वो इतिहास की गवाह हैं। वो हमें बताती हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। वाकई, हमने देखा कि कैसे एक गुलाम की काबिलियत ने दिल्ली में सल्तनत की नींव रखी, कैसे अलाउद्दीन खिलजी की लोहे की मुट्ठी ने उसे एक विशाल साम्राज्य में बदला, फिर कैसे मोहम्मद बिन तुगलक की ऊंची महत्वाकांक्षा और जमीनी हकीकत के बीच की खाई ने उसे मुश्किल में डाला, और अंत में कैसे एक नई तकनीक ने पानीपत के मैदान में एक युग का अंत कर दिया। इस पूरी चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो सीधे स्रोत से ही निकलता है। स्क्रिप्ट की एक लाइन थी कि हर शासक ने दिल्ली को अपनी पहचान दी। तो सोचने वाली बात यह है कि जब कोई शहर इतिहास की इतनी सारी परतों से बनता है, किसी की काबिलियत, किसी की क्रूरता, किसी की नाकामी, किसी की जीत, तो उस शहर की असली पहचान क्या होती है? क्या वो पहचान उसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की है, या सबसे ताकतवर शासक अलाउद्दीन खिलजी की है, या फिर उस दूरदर्शी लेकिन असफल तुगलक की, या फिर एक शहर की असल पहचान इन सभी की सफलताओं, असफलताओं, उनकी बनाई इमारतों और उनके छोड़े हुए विचारों का एक मिला जुला रूप है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।